राज कपूर की फ़िल्मोग्राफ़ी अगर आप देखोगे तो उनकी एक ऐसी फ़िल्म है जो जब वो रिलीज़ हुई थी, तो वो फ्लॉप हो गई थी। आगे चल के लेकिन उसे कल्ट क्लासिक माना जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं मेरा नाम जोकर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस फ़िल्म की बात नहीं कर रहा। मैं उस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ जिसे प्रोड्यूस किया था लिरिसिस्ट शैलेंद्र ने, गीतकार शैलेंद्र, और उसे डायरेक्ट किया था बासु भट्टाचार्य ने, और वो फ़िल्म थी तीसरी कसम। ये शैलेंद्र की बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो रिलीज हुई थी तो वो फ्लॉप हो गई थी। उसी की कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फानेश्वर नाथ रेणु इंडिया के बहुत बड़े हिंदी के ऑथर हैं। मुंशी प्रेमचंद के बाद उनका नाम सबसे ज्यादा इज्जत से लिया जाता है हिंदी उपन्यासकारों में। और इन्होंने 1954 में एक उपन्यास लिखी थी, उसका नाम था मारे गए गुलफाम। और जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो उन्हीं दिनों बिमल राय मधुमती फिल्म बना रहे थे, और जिसमें कि आपको याद होगा दिलीप कुमार थे, और मधुमती फिल्म के लिरिसिस्ट जो थे वो शैलेंद्री थे। और उस फिल्म के सेट पर जो बिमल रॉय के असिस्टेंट थे बासु भट्टाचार्य, वो एक दिन ये नॉवेल पढ़ रहे थे और उन्होंने लिरिसिस्ट शैलेंद्र से को ये इसकी कहानी सुनाई। चूंकि मारे गए गुलफाम की जो कहानी थी वो बिहार की पृष्ठभूमि पे थी और शैलेंद्र बिहार से ही आते थे, अररिया से। तो शैलेंद्र को ये कहानी बड़ी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उन्होंने सोचा कि यार इस कहानी पे तो फिल्म बननी चाहिए। और शैलेंद्र जो है वो फानेश्वर नाथ रेणु से मिलने गए, क्योंकि रेणु भी बिहार के ही थे। रेणु से जब बात हुई तो फानेश्वर नाथ ने शैलेंद्र का कन्विक्शन देख करके बोला कि ठीक है, आप इस कहानी के राइट्स ले लीजिए। इतना ही नहीं, उस फिल्म के डायलॉग और स्क्रीन पे लिखने के लिए भी फानेश्वर नाथ रेणु जो है वो तैयार हो गए। अब शैलेंद्र और भासु भट्टाचार्य जो थे वो पहले इस फिल्म में महमूद और नूतन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन दिनों नूतन जो थी वो मोनिश बेल से प्रेग्नेंट थी। तो नूतन ने तो मना कर दिया। फिर एक बार क्या हुआ कि शैलेंद्र राज कपूर की फिल्म संगम बन रही थी, तो उसी सेट पे राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई एक दिन। तो शैलेंद्र ने बताया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। तो राज कपूर ने आधी बात सुनी और कहा कि अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो यकीनन आपने हीरो तो मुझे ही लिया होगा। अब शैलेंद्र थोड़ा संकोच में आ गए, क्योंकि सोचा तो था उन्होंने कि वो महमूद को कास्ट करेंगे। तो उन्हें समझ नहीं आया, तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो यही सोचा कि आप ही को हीरो लूंगा। तो इस तरह से महमूद की जगह राज कपूर इस फिल्म का हिस्सा हो गए। फिल्म की कहानी शैलेंद्र ने राज कपूर को सुनाई और राज कपूर को पसंद आई फिल्म। लेकिन इस फिल्म का जो जैसा मैंने बताया कि ये बिहार की कहानी थी, और शैलेंद्र जो थे इस फिल्म को ओरिजिनल रॉ बिल्कुल बनाना चाहते थे। वो स्टूडियो में शूट नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि रियल लोकेशन पे इस फिल्म की शूटिंग हो, बिहार में ही शूटिंग हो। वो चाहते थे कि अररिया में जाकर के हम लोग शूट करें, और गए भी वो। लेकिन उन दिनों क्या था कि उस रीजन में, तेरई रीजन में डाकुओं का बड़ा खौफ था। वहाँ पे डाकुओं का आतंक रहता था। तो बहुत ज़्यादा शूटिंग वहाँ नहीं हो पाई, इसलिए इस फिल्म की शूटिंग अलग-अलग लोकेशंस पे हुई। कुछ भोपाल में हुई, कुछ पुणे में हुई, कुछ मुंबई में हुई, और 1-2 सीन राजकमल स्टूडियो में हुई थी। लेकिन हुआ ये था कि इस फिल्म की जो कहानी थी, उस कहानी का जो एंड था, उसको लेकर के बड़ा डाउट था। डिस्ट्रीब्यूटर में इवन राज कपूर भी कह रहे थे कि इसकी कहानी का जो एंड जो है वो बदल दो। कहानी मारे गए गुलफाम की कुछ ऐसी थी कि एक हीरामन है जो बैलगाड़ी चलाता है, और वो बैलगाड़ी पे सामान लेके जाता है। यही उसकी रोजी रोटी का जो है सोर्स है। और ये कहानी हीरामन की जिंदगी में खाए हुए 3 कस्मों की कहानी है, तीसरी कसम। पहला कसम क्या था? पहला कसम ये था कि एक बार वो बैलगाड़ी पे चोरी का माल लाद के ले जा रहा था। तो पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ती है तो इसको भागना पड़ता है बैलगाड़ी को छुड़ा करके समहाउ। और वो पहला कसम खाता है कि मैं अपनी बैलगाड़ी पे आज के बाद चोरी का माल नहीं लादूंगा। दूसरी कसम क्या थी? दूसरी कसम ये थी कि एक बार वो अपनी बैलगाड़ी पे बांस लेकर के जा रहा था, और बैलगाड़ी से किसी घोड़े गाड़ी की टक्कर हो जाती है, तो कुछ झगड़ा होता है। तो हीरामन दूसरी कसम खाता है कि अपने बैलगाड़ी पे वो बांस नहीं लादेगा। अब तीसरी कसम क्या है? तीसरी कसम ये है कि एक बार हीरामन अपने बैलगाड़ी पे एक नौटंकी वाली को लेकर के एक जगह से दूसरे शहर लेकर के जा रहा था। नौटंकी में छोड़ने के लिए उसे जा रहा था। 30 घंटे का वो सफर था, और 30 घंटों में के सफर के दौरान हीरामन और हीराबाई की काफी बातचीत होती है, और दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं, और धीरे धीरे हीरामन जो है वो हीराबाई से दिल लगा बैठता है, उसे प्यार हो जाता है। और नौटंकी में जब वो उसे छोड़ता है,
उसके बाद इससे लगता है कि मैं हीराबाई को अपना लूँगा। लेकिन क्लाइमैक्स में क्योंकि ये नौटंकी में नाचने वाली गाने वाली है हीराबाई, तो इसे जो नौटंकी के थिएटर ओनर है जो ये बेच देते हैं किसी को। और फ़िल्म का जो क्लाइमैक्स है उसमें हीराबाई हीरामन को समझाती है कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताओ, क्योंकि मुझे तो बेच दिया गया है। और इस वक़्त हीरामन का जो दिल है वो टूट जाता है और वो तीसरी कसम खाता है कि मैं अपनी बैलगाड़ी में फिर से कभी किसी नौटंकी वाली को नहीं बैठाऊँगा। तो इन 3 कस्मों की कहानी थी और फ़िल्म का जो ट्रीटमेंट था वो, अगर आप जब फ़िल्म देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करेंगी फ़िल्म की तरफ। लेकिन क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटर और इवन राज कपूर चाहते थे कि फ़िल्म का जो एंड है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि लोगों को इंडिया में हैप्पी एंडिंग देखने की आदत है। और वो चाह रहे थे कि जो ये एंड है इसमें हीरामन और हीराबाई मिलते नहीं हैं और हीराबाई बता के चली जाती है कि मुझे बेच दिया गया है। तो ये एक तरह से सैड सैड एंडिंग है और हीरो को हीरोइन नहीं मिलती है। तो पब्लिक इस एंडिंग को स्वीकार नहीं करेगी। और राज कपूर ने भी और डिस्ट्रीब्यूटर ने भी शैलेन से ये कहा कि आप इसकी कहानी को, एंड को बदलो। लेकिन शैलेन जो थे और फणीश्वर नाथ रेणु जो थे वो बिल्कुल अडिग थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, अगर ये मैं चेंज कर दूंगा तो ये इस कहानी का सोल ही खत्म हो जाएगा। और वो उनका सिंपल आइडिया था कि अब मसाला फिल्मों का दौर जो है वो जा चुका है, बम्बैया फिल्में हमें नहीं बनानी है, हमें असली कहानी बतानी है लोगों को। जैसे ये कहानी लिखी गई है वैसे ही मुझे ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करनी है। तो वो लोग माने नहीं और फिल्म शूट हुई। फिल्म की शूटिंग के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि फिल्म बहुत लंबे समय तक ये बनते रह गई, क्योंकि उसी समय जब तीसरी कसम की शूटिंग हो रही थी तो राज कपूर संगम की भी शूटिंग कर रहे थे। और संगम की शूटिंग जो थी वो कई सारे जो सीन्स थे वो स्विट्जरलैंड में शूट हो रहे थे, तो इस वजह से शूटिंग तीसरी कसम का बहुत डिले हो रहा था। और चूंकि सेट डिजाइन में, जैसा मैंने कहा कि ओरिजिनल लोकेशन पे शूट करना था, तो क्रू को वहां वहां लेकर के जाना और आर्ट डिजाइन पे इस पे बहुत खर्च किया गया था। गांव का रियल रॉ लुक देना था, झोपड़ी बनानी थी, बैलगाड़ी लाने थे और बहुत सारे चीजें थी। तो और आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड से अगर देखो तो ये फिल्म बहुत ज्यादा हाई थी। और उस आर्टिस्टिक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए कई बार कई सीन्स रीटेक होते थे। तो उस वजह से हुआ क्या कि फिल्म का कॉस्ट काफी बढ़ गया, उधर शूटिंग डिले की वजह से भी इसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी बढ़ गया। तो फिल्म हो गई महंगी। और रिलीज से पहले भी कई बार डिस्ट्रीब्यूटर फोर्स करते रहे शालिन को कि आप प्लीज इसकी कहानी बदलिए, ये नहीं लेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, लेकिन शालिन ने बोला कि नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगा। उससे पहले, रिलीज से पहले शालिन ने एक इवेंट पे स्पीच दिया था, उसमें ये कहा था कि लोग मुझे फुलिश समझ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मेरी फिल्म जो है उसकी कहानी का एंडिंग जो है वो बदलना है। लेकिन मुझे विश्वास है ऑडियंस पे और मुझे लगता है कि अब असली कहानियों का दौर आ गया है और लोग मेरी फिल्म को एक्सेप्ट करेंगे। और बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था शालिन ने। और इसके बाद जो है 18 नवंबर 1966 को तीसरी कसम रिलीज हुई। और जैसा डिस्ट्रीब्यूटर और राज कपूर ने कहा था, फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई, फिल्म फ्लॉप हो गई। और इसका जो सेटबैक था वो शालिन को ऐसा लगा कि शालिन की तबीयत तबीयत बिगड़ने लगी। और एक महीने के बाद उसी साल 14 दिसंबर 1966 को शालिन की डेथ हो गई। और उस दिन राज कपूर का बर्थडे था। शालिन सिर्फ 43 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई थी। और ये बहुत ही दुखद अंत था। और जब ये तीसरी कसम रिलीज हुई और वो फ्लॉप हो गई और शालिन को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सेटबैक सहना पड़ा, तो वो तीसरी कसम के रिलीज और इनके डेथ्स के बीच में एक फिल्म ज्वेल थिफ के गाने लिखने का इन्हें मौका मिला था। और उस फिल्म में एक सॉन्ग उन्होंने लिखा था और वो सॉन्ग था रुला के गया सपना मेरा। और वो जो दर्द है इनका, जो क्योंकि तीसरी कसम एक तरह से शालीन का सपना था और वो फ्लॉप हो गई, इन्हें लॉस बहुत हो गया। तो वो दर्द जो है वो ज्वेल थिफ के उस गाने में शालीन ने अपने कलम से लिख करके जताया लोगों को। फिर एक महीने बाद, जैसा मैंने बताया, दिसंबर में उनकी डेथ हो गई। और बहुत ज़्यादा वो एक सेटबैक था फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। लेकिन बाद में कई लोगों ने, इनफैक्ट जो इस फिल्म से जुड़े हुए थे, उसे कहा कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स की लॉबी ने हरा दिया। जो कमर्शियल फिल्म का जो पूरा एक इकोसिस्टम था उस वक्त बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसका ठीक से प्रमोशन नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसमें ठीक से इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और हालांकि राज कपूर ने एक इंटरव्यू में एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने भी फिल्म देखी तीसरी कसम तो उन्हें भी पसंद नहीं आई थी। और उन्होंने सारा ब्लेम जो है वो बासु भट्टाचार्य जो डायरेक्टर थे उन पे फोड़ दिया था।
उन्होंने कहा कि बासु भट्टाचार्य एक स्यूडो इंटेलेक्चुअल हैं और वो अपने आर्ट के चक्कर में शैलेन का बहुत पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना कि वो आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड इसका बहुत हाई रखना चाहते थे फ़िल्म का, और बहुत सारे रीटेक्स होते थे और कैमरा वर्क जो इसमें था बहुत हाई लेवल का था। तो इस वजह से राज कपूर को लगा कि ये अपने आर्ट के चक्कर में शैलेन का बहुत पैसा डुबा रहे हैं, और इस तरह की बयानबाजी हुई फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद। फ़िल्म रिलीज़ हुई, फ़िल्म फ्लॉप हो गई, उस वक़्त लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन उसी साल नेशनल फ़िल्म अवार्ड में इस फ़िल्म को प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल मिला था। और जब ये फ़िल्म सैटेलाइट टीवी पे जब प्राइवेट चैनल्स आए, ज़ी सिनेमा पे ये फ़िल्म कई बार दिखाई जाती थी। तो जब ये सैटेलाइट टीवी पे फ़िल्म आई, तो लोगों को काफ़ी पसंद आई, क्योंकि इस फ़िल्म के एक तो गाने बड़े अच्छे थे। मुकेश का गाया हुआ सारा गाना था, और सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, और दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, इस तरह के गाने थे और बहुत बेहतरीन गाने थे। फ़िल्म का हालाँकि सेकंड हाफ जो था वो थोड़ा स्लो भी था, क्योंकि उसमें करीब 10 गाने थे, जो नौटंकी के जो सीन्स हैं उसमें एक के बाद एक गाने आते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा आप बोर हो सकते हैं उसमें। और एक और ख़ास बात ये थी कि इसमें चूँकि मैंने बताया कि बिहार की ये कहानी थी, और शैलेन चाहते थे कि रीजनल टच इस फ़िल्म में रहे, तो बहुत से डायलॉग्स जो हैं वो भोजपुरी में हैं, मैथिली में हैं और हिंदी में है। तो अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी तो आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए। और बहुत इनोसेंस आपको दिखेगा सबके परफ़ॉर्मेंस में। राज कपूर जब इस फ़िल्म के लिए कास्ट हुए थे तो सबको लगा था कि राज कपूर इस फ़िल्म के लिए सही चॉइस नहीं है, क्योंकि वो अपने एज से बहुत ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। क्योंकि ये 66 की बात है, और राज कपूर जो मेल लीड जो करते थे वो 50s में करते थे, तो अब वो थोड़े से अपना वजन भी उनका बढ़ गया था। ऊपर से एक और जो कारण था, क्योंकि 66 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त कलर फिल्म्स का दौर आ चुका था। राज कपूर की इससे पहले जो फिल्म आई थी संगम, वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी और वो कलर्ड में थी। तो लोग चाहते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि इस फिल्म को कलर में बनाया जाए। लेकिन शालिन को लगा कि कलर में बनाने से इस फिल्म का जो रॉनेस है वो खत्म हो जाएगा, और वो इसीलिए उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में रखा। राज कपूर को लगता था कि ये एक स्टेप बैकवर्ड लेने जैसा हो रहा है, क्योंकि अब जब इंडस्ट्री बदल रही है, जब कलर में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म क्यों बना रहे हो? तो बहुत सारे कारण थे इस तरह के। एनालाइज करने पे लोग कहते हैं कि इस वजह से फ्लॉप हो गई, इस वजह से फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी। अगर आपने देखी है, आपके पास भी इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ अगर इंटरेस्टिंग किस्से तो हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप जरूर यूट्यूब पे देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल होगा मेरे हिसाब से। तो आप उसे देखिए और बताइए कि फिल्म कैसी लगी। और इसमें परफॉर्मेंस वाइज मुझे लगता है कि राज कपूर का वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस है। और वहीदा रहमान, उस वक्त जब ये इन्होंने ये फिल्म किया था, उससे पहले वहीदा रहमान वन ऑफ द टॉप हीरोइंस थी उस वक्त। गाइड के हिट होने के बाद वहीदा रहमान का कद जो था वो इंडस्ट्री में बहुत ऊपर था, और वहीदा रहमान का ये परफॉर्मेंस इस फिल्म में बेहतरीन है। जो सादगी वहीदा रहमान के चेहरे पे दिखती है आपके, वो आप देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस फ़िल्म को ज़रूर देखिए, और कैसी लगी ये बताइएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मैं आऊँगा कोई और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के। और अगर आपको किसी फ़िल्म के मेकिंग की स्टोरी सुननी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे कई सारे वीडियोज़ को बहुत पसंद किया है, मेकिंग ऑफ शिवा को, आवारगी को, मैं आज़ाद हूँ की स्टोरी जो मैंने सुनाई आपको, लव एंड गॉड की जो स्टोरी सुनाई। तो थैंक यू एवरीवन वीडियो को लाइक करने के लिए। अगर आपको और भी कोई अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन में दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में रिसर्च करके आपको और डिटेल बताने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।